अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक नए तकनीकी दौर का आगाज़ करते हुए आज मुल्क में 5G सर्विसेज का आगाज़ किया। वज़ीर आज़म ने इंडियन मोबाइल कॉन्फ्रेंस के 6ठे एडिशन के इफ्तिताह के साथ मुल्क में 5G खिदमात का भी आगाज़ किया। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक जारी है। न्यू डिजिटल यूनिवर्स के थीम के साथ ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है। नरेंद्र मोदी के ज़रिए मुंतखब करदा 13 शहरों में 5G सर्विसेज को लॉन्च किया गया। अगले चंद वर्षों में पूरे मुल्क में ये सर्विसेज दी जाएंगी। इस मौके पर बात करते हुए वज़ीर आज़म ने टेक्नोलॉजी कंपनी और दीगर सभी अफराद को जो इससे जुड़े हैं, अब उन्होंने मुबारकबाद पेश की। साथियों, 5G को लेकर भारत के प्रयासों का एक और संदेश है। नया भारत टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि भारत उस टेक्नोलॉजी के विकास में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी एक्टिव भूमिका निभाएगा। भविष्य की वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने में, उससे जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बड़ी भूमिका होगी। 2G, 3G, 4G के समय भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन 5G के साथ भारत ने नया इतिहास रच दिया है। 5G के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल स्टैंडर्ड तय कर रहा है। भारत लीड कर रहा है। आज इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाला हर व्यक्ति इस बात को समझ रहा है कि 5G इंटरनेट का पूरा आर्किटेक्चर बदल कर रख देगा। इसलिए भारत के युवाओं के लिए आज 5G बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। मुझे खुशी है कि विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा हमारा देश दुनिया के अन्य देशों के साथ किस तरह कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, ये भारत की बहुत बड़ी सफलता है। डिजिटल इंडिया अभियान की बहुत बड़ी सफलता है। आज देश की ओर से, देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर से 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है। 5G वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 5G मोबाइल सर्विसेज की शुरुआत की। इस दौरान पीएम ने नई दिल्ली में बैठकर यूरोप में मौजूद एक कार का रिमोट टेस्ट किया। इसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी अपने सामने लगे स्टीयरिंग से कार को कंट्रोल कर रहे हैं। सामने लगे स्क्रीन पर कार के व्हील्स का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। दिल्ली में इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म एरिक्सन कंपनी के बूथ पर पहुंचे थे। यहीं उन्होंने 5G टेक्नोलॉजी के जरिए फिजिकल तौर पर स्वीडन में मौजूद कार को ऑपरेट किया। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और स्टीयरिंग, इस वक्त प्रधानमंत्री स्टीयरिंग पे बैठे हुए हैं, तो ये बिल्कुल रिमोटली कंट्रोल्ड। और आप अब देखिए, ये पीछे जाने की कोशिश हो रही, गाड़ी को पीछे कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और इसके बाद कैसे इसको रिमोटली ऑपरेट करके आप बचाते हुए, जैसे जिस तरह भी आप ले जाना चाहें गाड़ी को, आप आराम से रिमोटली ले जा सकते हैं। और ये एक टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है कि कैसे आप इतनी दूर बैठे
स्वीडन के हेडक्वार्टर में आप इस गाड़ी को आराम से यहाँ से चला सकते हैं। और इसका यूजर केस जो मैं आपको बता रहा था कि हैजार्डियस प्लेस पे जहां पर मान लीजिए टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, जहां पर पुलिस को इस्तेमाल करना है, जहां पर किसी पुलिसमैन की जान खतरे में न डाली जाए, वहां पर ऐसे जो रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है टोल लेने के लिए। 5G को डिजिटल कामधेनु करार देते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आज ऐलान किया कि रिलायंस जियो दिसंबर 2023 तक पूरे मुल्क में 5G सर्विसेज शुरू करेगा और इसके टारगेट्स के हासिल होने के बाद ये मुल्क की तस्वीर को बदल सकता है। मुकेश अंबानी ने ये बात आज शुरू होने वाले 4 रोज़ा इंडिया 5G मोबाइल कांग्रेस और मुल्क में इन खिदमात के आगाज के मौके पर कही। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए आज 5G सर्विसेज का आगाज हो चुका है। The steps taken to fast track India's march into the 5G era provide a compelling proof of our Prime Minister's determination. This is most heartening because 5G is much more than the next generation of connectivity technology. To my mind, it is a foundational technology that unlocks the full potential of other 21st century technologies like artificial intelligence, Internet of Things, robotics, blockchain, and metaverse. By harnessing the combined power of demography and digital technologies, India can become the world's leading digital society, setting a benchmark for simultaneously achieving the dual goals of acceleration of growth and inclusion in development. Acceleration of growth by making India a $40 trillion economy by 2047, up from $3 trillion today, and inclusion in development by increasing our per capita income rapidly to $20,000 from $2,000 per capita today. Therefore, it will not be an exaggeration to say that 5G is like a digital Kamdhenu, the heavenly cow that grants whatever we desire. 5G and 5G-enabled digital solutions can bring affordable and high-quality education and skill development within the reach of common Indians. This will help young Indians realize their full potential by arming them with world-class capabilities and competencies so that they can earn more and make India globally competitive. Second, 5G can affordably deliver high-quality healthcare to rural and remote areas by turning existing hospitals into smart hospitals without much additional investment. This will make services of the best doctors digitally available anywhere in India, dramatically improve the speed and accuracy of diagnostics, and enable real-time clinical decision-making. All this will enhance health, wealth, जर्मनी की मारूफ लग्जरी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी मर्सिडीज बेंज ने पहले ही मेक इन इंडिया मर्सिडीज बेंज EQS 580 इलेक्ट्रिक सैल्यून कार को हिंदुस्तानी बाजार में मुतारिफ करा दिया। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने जुमे के रोज जर्मन प्रीमियर कारसाज कंपनी मर्सिडीज बेंज से कहा कि वो मकामी तौर पर मजीद कारें तैयार करे। पुणे में लॉन्चिंग तकरीब से खिताब करते हुए रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बहुत बड़ी मार्केट है। उन्होंने कहा कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा करेंगे तो लागत में कमी मुमकिन है। हम मिडिल क्लास के लोग हैं, यहाँ तक कि मैं भी आपकी गाड़ी नहीं खरीद सकता। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने अक्टूबर 2020 में हिंदुस्तान में अपनी इलेक्ट्रिक SUV EQS को मुकम्मल तौर पर दरामदशुदा यूनिट के तौर पर लॉन्च करने के साथ अपनी इलेक्ट्रो मोबिलिटी ड्राइव शुरू की, जिसकी कीमत 1 करोड़ 7 लाख रुपए है। गडकरी के मुताबिक मुल्क में जुमला 15,70,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। ये जो कार है इसमें भी 15 मिनट्स फास्ट चार्जिंग एंड 300 किलोमीटर and driving range is up to 582 to 679 kilometers. It is also a great thing, and I feel that this is very useful for the common people also. Only two request to you,
One is you increase the number as production, then it is possible for you to reduce the cost. People like, we are middle class people. Even I can't afford to purchase a car. So, if your number will be increased, your cost. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटका में दाखिल हो चुकी है। 30 सितंबर को राहुल ने कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाने वाले लोगों के अफराद खानदान से मुलाकात की। इस दौरान एक बच्ची की स्पीच ने वहां मौजूद हर शख्स को जज्बाती कर दिया। करीब 7 साल की प्रतीक्षा कह रही है कि मेरे वालिद की कोरोना से मौत हो गई, उस वक्त ऑक्सीजन की कमी थी। प्रतीक्षा बोली कि पापा जिंदा थे तो उनसे पेंसिल किताबें मंगवा लेती थी, अब मेरी माँ के पास पैसे नहीं हैं, वो मेरे लिए कुछ खरीदें। अगर मेरी माँ को सरकारी नौकरी मिल जाए तो मैं अच्छे से पढ़ पाऊंगी। प्रतीक्षा ने बताया कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और लोगों की जान बचाऊंगी। इस दौरान कई और खवातीन ने बताया कि कैसे उनके शोहर, भाई और रिश्तेदारों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई। एक खातून ने कहा कि उनके शोहर की मौत की वजह से बच्चों की पढ़ाई मुतासिर हुई, अगर हमें सरकारी मदद नहीं मिलेगी तो बच्चों के मुस्तकबिल का क्या होगा। कोरोना से मुतासिर खानदानों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वजीर आजम जी प्रतीक्षा की बातें सुने, जिसने बीजेपी हुकूमत के कोविड बदइंतजामी की वजह से अपने वालिद को खोया, अब वो अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए मदद मांग रही है। क्या कोविड मुतासरीन के अफराद खानदान को मुनासिब मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए? आप मुतासरों को उनका हक क्यों नहीं दे रहे हैं? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ತಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ತೀರೋದ್ರು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕೇಳಿದ್ರು ತಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಈಗ ಏನು ತಗೊಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಓದಕ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಓದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಸಹಿಸಿದ್ರು, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮಗ ಸಾಯಿದ್ರು, ಅವರೇ ನಮ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಸೋಪಾಗಿ ಕೈ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲ್ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕರ್ಕೊ ಬಂದಿ ಹುಡುಗನು ಹೋಗರ್ದ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬೆಡ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿದ್ರು ಸರ್. We informed district collector there is a shortage of oxygen. If you not provide it today, there will be a series of death due to lack of oxygen. So 36 people died, but the honorable government minister, all of them declared that only 3 of them are died. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು ನನ್ಗೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ ಕೈಲಿ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಬೆಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ₹1 ಪರಿಹಾರನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಇದ್ದಿದ್ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕಿತ್ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ದ್ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. ನಿಮ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನಾರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಜಾಬ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲಾನು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಭವಿಷ್ಯನ ರೂಪಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರ್. As a party, we will try and help in whatever way we can. We will look into the fact that they died of COVID, and we'll make sure that whatever compensation is required will be given. It's a matter of couple of months, so they should not lose hope or become despondent. They should take it as a certainty, and it's not such a big thing for the government to do. One of the reasons this takes place is because the government does not spend enough money on healthcare as it should. Central government and state government needs to put much more money in facilities for people like healthcare and education, because in fact they didn't really have a choice because of the quality of the government hospital. And for a person who is not very well off, private hospitals are very, very difficult to afford. So tell them not to worry at all. Is the commitment of the Congress party. Thank you.
कर्नाटका के चामराजनगर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल एक नौजवान को पुलिस ने पहले बुरी तरह पीटा, फिर गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ मकामी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई गई। पुलिस के मुताबिक राहुल गांधी का ये हामी 30 सितंबर से यात्रा में शामिल हुआ और रोजाना सीएम वाली टी शर्ट और झंडे के साथ पहुंच रहा था। पुलिस ने उसे ऐसा ना करने की हिदायत दी। बावजूद इसके आज फिर वैसी ही टी शर्ट और झंडे के साथ पहुंचने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी के दौरान कुछ पुलिस वाले उसे बुरी तरह मारते हुए नजर आए। साबिक वजीर आला सिद्धारामैया ने इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए पुलिस के बर्ताव की शदीद मजम्मत की और मुतालबा किया कि जिम्मेदार मुतालिका पुलिस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भारत जोड़ो। कांग्रेस सदर के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी की जांच के आखिरी दिन हफ्ते को दोनों उम्मीदवारों मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के कागजात नामजदगी दुरुस्त पाए गए और अब ये दोनों ही कांग्रेस के सदर के ओहदे के लिए रह गए। कांग्रेस के इलेक्शन डिपार्टमेंट के इंचार्ज मधुसूदन मिस्त्री ने आज ये जानकारी देते हुए कहा कि कागजात नामजदगी की जांच का काम मुकम्मल हो गया है। तहकीकात के दौरान झारखंड के एन त्रिपाठी का फॉर्म तजवीज़ कुनिंदगान के दस्तखत ना मिलने और दीगर वजूहात की वजह से मुस्तरद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदर के इंतखाब के लिए कल 20 फॉर्म महकमे इंतखाब को मौसूल हुए, जिनमें से 4 फॉर्म दस्तखतों के मैच न होने और दस्तखतों की तकरार जैसे दीगर वजूहात की वजह से मुस्तरद कर दिए गए। मिस्री ने बताया कि अब सिर्फ 2 उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर मैदान में रह गए हैं। कागजात नामजदगी 8 अक्टूबर तक वापस लिए जा सकते हैं और वापस ना लेने की सूरत में 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी। कांग्रेस सदर के ओहदे के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। खड़गे ने कहा कि उदयपुर में 1 पोस्ट 1 पर्सन की तजवीज़ पास हुई थी, इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया है। त्योहारों के मौसम में महीने के पहले दिन आवाम को उस वक्त जरा सी राहत हासिल हुई जब एलपीजी सिलेंडर के दामों में तखफीफ कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक कमर्शियल सिलेंडर्स की कीमतों में हफ्ते को 25 रुपये 50 पैसे फी सिलेंडर की कमी की गई। इंडियन ऑयल की कीमतों के नोटिफिकेशन के मुताबिक दामों में तखफीफ का इतलाक हफ्ता यानी 1 अक्टूबर से नाफिजुल अमल हो चुका है। कमर्शियल सिलेंडर के लिए 19 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब दिल्ली में 1885 रुपये के बजाय 1859 रुपये होगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में तकरीबन 2 हफ्तों से गिरावट के बावजूद हफ्ते को घरेलू सतह पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुस्तहकम रही। खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल से नीचे चल रही है। बैनुल-अक़वामी सतह पर आज लंदन ब्रेंट क्रूड की कीमत $85.14 फी बैरल पर और यूएस क्रूड भी 1.83% दबाव के साथ $79.74 फी बैरल पर रहा। घरेलू तेल मार्केटिंग कंपनी भारत पेट्रोलियम के मुताबिक आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई है। बीते महीने यानी सितंबर में जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी देखने को मिली। सितंबर में 1,47,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ, जो अगस्त के 1,44,000 करोड़ रुपए के मुकाबले ज्यादा है। साल दर साल यानी ईयर ऑन ईयर के हिसाब में इसमें 26% का इजाफा देखने को मिला। सितंबर 2021 में 1,17,000 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन हुआ था। अब तक का सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन अप्रैल के महीने में रहा। अप्रैल में 1,67,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। अप्रैल 2022 में ऐसा पहली बार हुआ था जब जीएसटी कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ के पार गया था। अप्रैल में ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू 1,67,540 करोड़ रुपए दर्ज की गई थी। इसमें सीजीएसटी 33,159 करोड़ रुपए, एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी 41,793 करोड़ रुपए, आईजीएसटी 81,939 करोड़ रुपए और सेस 10,649 करोड़ रुपए था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के लीडर सत्येंद्र जैन को झटका दिया है। अदालत ने सत्येंद्र जैन की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को दूसरी अदालत में मुंतकिल करने के ज़ैली अदालत के हुक्म को चैलेंज किया था। गौरतलब है कि दिल्ली हुकूमत के वजीर सत्येंद्र जैन फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद है। दिल्ली के रॉज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को स्पेशल सीबीआई जज विकास ढल के पास मुंतकिल कर दिया। दरअसल ईडी ने मुतालबा किया था कि सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी को स्पेशल सीबीआई गीतांजलि गोयल की अदालत से दूसरी जज के पास मुंतकिल कर दिया जाए। इस पर अदालत ने इत्तेफाक जाहिर कर दिया। राउस एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ सत्येंद्र जैन ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। जयपुर में कोचिंग जा रही 2 लड़कियों पर हफ्ते के रोज एसिड अटैक हुआ। बाइक सवार नौजवान ने 2 किलोमीटर की दूरी पर दोनों तालिबात पर अलग अलग हमला किया। दोनों मामूली झुलसी हैं। इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। लड़कियों ने बताया कि वो हमलावर को नहीं पहचानती। इस वाक़े के बाद पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। एक फुटेज में बाइक सवार भागता दिखा है। पुलिस ने बताया कि संगनेर सदर थाने इलाके में सवरिया रोड पर 19 साल की लड़की पैदल कोचिंग जा रही थी। बाइक सवार बदमाश पीछे से आया और उस पर एसिड फेंककर भाग गया। एसिड लड़की के बाएं कंधे पर गिरा जिससे वो झुलस गई। बाइक सवार ने दूसरा अटैक सवरिया रोड से 2 किलोमीटर दूर शमशान के पास से लाइब्रेरी जा रही 22 साल की लड़की पर किया। इस तालिबा की पीठ पर एसिड गिरने से वो झुलस गई और चिल्लाने लगी। अब तक हुई पूछताछ में सामने आया कि दोनों ही लड़कियों की ऐसी किसी लड़के से पहचान नहीं है जो उन पर हमला कर सकता है। गुजरात के वलसाड में मोतीवाड़ा गांव के पास NH-48 पर एक कंटेनर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मकामी लोगों ने कंटेनर से शैम्पू और इत्र की बोतलें लूट ली। एक ओहदेदार ने कहा कि जिस गाड़ी में आग लगी थी वो मुंबई से अहमदाबाद जा रही थी। उन्होंने देखा कि ब्लास्ट हो रहा है। आग कम होने पर पता चला कि गाड़ी में शैम्पू और परफ्यूम की बोतलें हैं। आग पर काबू पाने में 1.5 से 2 घंटे लगे। मथुरा रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के सिपाहियों के कहने पर एक खातून ने अपने शोहर को CPR दिया जिससे उनकी जान बच गई। दरअसल चलती ट्रेन में एक मुसाफिर को हार्ट अटैक आया। स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही मुसाफिर को प्लेटफॉर्म पर लाया गया लेकिन तब तक उनकी सांसें उखड़ने लगी थी। इत्तला मिलने पर मौके पर RPF सिपाही अशोक कुमार पहुंचे। उन्होंने मुसाफिर की बीवी से कहा कि वो अपने शोहर को CPR यानी मुंह से सांस ले। इसके बाद उनकी बीवी 33 सेकंड तक CPR देकर अपने शोहर को मौत के मुंह से खींच लाई। सिपाही ने मुसाफिर की हथेलियां गड़ी और बाद में हार्ट में पंपिंग की। जिंदगी और मौत के बीच चल रही इस जद्दोजहद का वीडियो भी सामने आया है। कोयम्बतूर एक्सप्रेस ट्रेन से 67 साल के केशवन अपनी बीवी दया के साथ दिल्ली से कोझिकोड जा रहे थे। ट्रेन के B4 कोच की सीट नंबर 67-68 पर सफर कर रहे केशवन की अचानक तबीयत खराब हो गई। इसके बाद उन्हें दीगर मुसाफिरों ने मथुरा स्टेशन पर उतारा और RPF को इतला दी। RPF के सिपाही अशोक कुमार और निरंजन सिंह ने कंट्रोल रूम को इतला देकर एम्बुलेंस भेजने के लिए पहले ही कह दिया था। CPR के बाद मुसाफिर केशवन को स्ट्रेचर से बाहर लाकर एम्बुलेंस से रेलवे अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने हालत की संगीनी को देकर उन्हें रिफर किया था। इसके बाद जवानों ने उन्हें शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया जहां अब उनकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले हीरे की खदानों के लिए मशहूर है लेकिन अब ये हीरे इस इलाके के जंगलों के लिए मुसीबत बन गए हैं। यहाँ सितंबर में हीरे तलाशने वालों की भीड़ बढ़ गई है। यहाँ 20,000 लोग हीरे की तलाश में गैर कानूनी तरीके से खुदाई कर रहे हैं। इसके लिए पेड़ों की जड़ों तक को काटा जा रहा है। दरअसल पन्ना जिला हेडक्वार्टर से करीब 20 किलोमीटर दूर रुंझ नदी पर डैम बन रहा है। इसके लिए खुदाई की गई। इसमें निकली मिट्टी को लोगों ने छाना तो उन्हें कुछ हीरे मिले। बस यहीं से लोगों की उम्मीदें जाग उठी और उन्होंने आसपास खुदाई शुरू कर दी। खबर फैली तो मध्य प्रदेश के अलावा पड़ोसी रियासत उत्तर प्रदेश से भी हीरे तलाशने वाले पहुंचने लगे। अब ये लोग नदी के किनारे से आगे बढ़ते हुए जंगल तक पहुंच गए। पिछले 3 दिनों में
करीब 15 हीरे जमा हुए हैं, जबकि इतने हीरे तो एक महीने में भी वहां नहीं पहुंचते थे। केदारनाथ मंदिर के करीब एक बार फिर एवलांच हुआ है, हालांकि ये कितनी दूर हुआ है इसका भी पता नहीं चला। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी के सदर अजेंद्र जैन ने बताया कि इससे केदारनाथ मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसका वीडियो सामने आया है। इससे पहले 23 सितंबर को मंदिर से करीब 5 किलोमीटर पीछे बने चौराबाड़ी ग्लेशियर में एवलांच हुआ था। इसका भी वीडियो सामने आया था। भारत में पाकिस्तानी हुकूमत के ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार की कानूनी मांग के बाद ट्विटर ने कार्रवाई की है। पिछले दिनों हुकूमत के ट्विटर अकाउंट से PFI पर 5 साल के बैन के खिलाफ ट्वीट किए गए थे। इसी वजह से ये कार्रवाई हुई है। हालांकि इस मामले में भारत सरकार और ट्विटर की जानिब से अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी गई है। हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अमेरिका और अल्बानिया की तरफ से पेश करदा उस करारदाद पर वोटिंग से दूर रहा जिसमें रूस की तरफ से कराए गए रेफरेंडम और यूक्रेनी इलाकों पर उसके कब्जे की मजम्मत की गई थी। करारदाद में रूस से मुतालबा किया गया कि वो यूक्रेन से अपनी अफवाज को फौरी तौर पर वापस बुलाए। 15 ममालिक पर मुश्तमिल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने करारदाद पर वोटिंग की, जिसमें रूस के रेफरेंडम और डोनेस्टक, लुहांस्क, खैरसन और ज़ापोरिज़िया के अलहाक की मजम्मत की गई। ताहम करारदाद के खिलाफ रूस के वीटो की वजह से उसे मंजूरी नहीं मिल सकी। Thank you. I now will put the draft resolution to the vote. I request that those voting in favor of the draft resolution contained in document S2022-155 to raise their hands. Кто против? Those against? Кто воздержался? Abstentions? Результаты. The result of the voting is as follows. 11 votes in favor, 1 vote against. ईरान में 22 साल की महासा अमीनी की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद जारी मुजाहरे अभी थमे नहीं थे कि एक और मामला सामने आया। जुम्मे के रोज जहदान शहर में 15 साल की बलोच लड़की से रेप की मुखालिफत में मुजाहरे हुए। इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 36 लोगों के मारे जाने की खबर है। गुस्साए लोग सरकारी ऑफिसों और पुलिस स्टेशनों में आग लगा रहे हैं। जुम्मे को नमाज के बाद बलोच तबके के लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने नारेबाजी की। इसके बाद पुलिस ने फायरिंग की। आशा पारेख को इस साल 68वें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है। अब हाल ही में आशा पारेख ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बारे में बात की और खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें ये अवार्ड पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। आशा पारेख ने कहा कि ये अवार्ड मेरे बर्थडे के 2 दिन पहले मिला है। ये 80 साल में अब तक का सबसे बेहतरीन गिफ्ट है। ये अवार्ड पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी सारी तमन्नाएं पूरी हो गई हैं। जीता है। प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री, शास्त्रीय संगीत में पारंगत सुश्री आशा पारेख जी ने महज 10 वर्ष की उम्र में 1952 में बिमल रॉय की फिल्म से दुनिया में कदम रखा और सिनेमा की दुनिया में कदम रखने के बाद वे आधी सदी से अधिक समय तक अपने अभिनय से हम सबका दिल मोहती रही। And the renowned actor in classical news, Ms. Asha Parekh's contribution to the Hindi cinema is unparalleled and highly distinguished. She began her innings in 1952 with Bimal Roy's Ma, and then she continued to represent the myriad aspects of the Indian woman for half a century. Her journey as leading lady, remember, began with Dil De Ke Dekho in 1959 through milestones like Jab Pyar Kisi Se Hota Hai, घूंघट, भरोसा, तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, कारवां, चिराग, बदन, मैं तुलसी तेरे आंगन की एंड much more। 1959 की फिल्म दिल दे के देखो। लेकिन
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।